इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारा स्पेशल अभियान सर्वे भवन्तु सुखिना, और कल हमने एक सूचना जारी की थी अपने चैनल पर कि घुटनों के दर्द के विषय पर, घुटनों के दर्द का कारण, सुझाव, निदान और इससे बचाव, इन तमाम विषयों पर हम एक स्पेशल एपिसोड करने वाले प्लान हमने कल जारी किया था, जिसमें हमने ये भी मेंशन किया था कि डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान, जो अपने आप में एक बहुत अद्भुत उनका व्यक्तित्व है, वो आयुर्वेद आचार्य हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एक्यूपंक्चरिस्ट, और इन तमाम विशेष योग्यताओं के बावजूद वो योग, आध्यात्म, सनातन के जो भी और इलाज के तरीके हैं उन सब पे भी लगातार अध्ययन कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो जिनके केंद्र में मरीज हैं और उन्होंने उन तमाम बातों को ध्यान में रख के अपनी योग्यता को इस वेश पर तैयार किया कि वो तमाम विषय हर फील्ड के माध्यम से कहाँ कैसे मरीज को ठीक किया जा सके, इसी को केंद्र में रखकर वो लगातार काम कर रहे हैं। सोनगरा रिहेबिलिटेशन सेंटर के संस्थापक, डायरेक्टर, और जिन्होंने अपने सेंटर की जब स्थापना की तो इन उद्देश्यों को भी रखा कि मरीज आए, ठीक हों, ये तो केंद्र में है ही, लेकिन एक कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने डाइट चार्ट के माध्यम से वहाँ पे कुछ स्पेशल एक प्रोजेक्ट उन्होंने ये तैयार किया कि मरीज बीमार ही ना हो, लोग स्वस्थ रहें। ये भी आपके कॉन्सेप्ट में दिखाई देता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मूलतः एक छोटा सा परिचय हम कर लेते हैं। हालांकि जब हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री शूट की तब भी ये सब बातचीत है, आज कई सारे नए दर्शक भी हैं। मूलतः डॉक्टर साहब आप कहाँ से हैं और देवास में आप किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं? मैं मूलतः देवास से ही हैं। विगत 30 वर्ष पूर्व हमारे पिताजी जो है देवास में ही देवास आए थे। हमारी शिक्षा 12वीं तक यहीं हुई। उसके बाद फिर हम भोपाल गए एजुकेशन के लिए, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली गए, फिर मुंबई गए। मुंबई में 3 साल तक हमारी संस्था ने रन किया। उसके बाद पेंडेमिक आने के बाद, लॉकडाउन के बाद से हम देवास में ही हैं। और फिर ये निर्णय लिया कि ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे देवास में भी बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ये सुविधाएं मिल नहीं पा रही है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, जो कि कहीं ना सालों से दवाइयों के ऊपर जीवित है, दवाइयाँ खाते जा रहे हैं। और एक नया जो कंसेप्ट है, जो भौतिक चिकित्सा का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट देवास में नहीं था, कहीं ना कहीं बहुत कम था, या जागरूकता नहीं थी, या किसी ना किसी डॉक्टर के माध्यम से बोलने के बाद कोई पेशेंट जा रहा था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पेशेंट सेल्फ चल के हमारे पास आता है कि भाई हमें अब मेडिसिन पर नहीं जाना है, हमें भौतिक चिकित्सा के माध्यम से ठीक होना है। तो अभी सोनगरा रिहेबिलिटेशन सेंटर और कौन कौन से उद्देश्य लेके काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर पूरी तरह से भौतिक चिकित्सा है। एलोपैथिक चिकित्सा हमारे यहाँ पर कंसल्टेंट मौजूद हैं, परंतु हम ध्यान ये देते हैं कि कम से कम उस चिकित्सा पर जाए पेशेंट, उनको वो चिकित्सा नहीं लेनी पड़े और भौतिक चिकित्सा के माध्यम से ही वो ठीक हो। कई सारे विषयों पर हमें लगातार सीरीज चलानी है। जब हम प्लान कर रहे थे तो आपने ही मुझसे कहा कि हम एक एक समस्या पर बातचीत करेंगे तो बहुत ज़्यादा सार्थक रहेगी। इसी के बाद हमने तय किया कि हम पहले घुटनों के दर्द पे विषय पे बात करेंगे। ये भी आपने इसलिए तय किया कि ये आम समस्या है, आप चूँकि इसी फील्ड से हैं, आपको लग रहा है कि ये एक समस्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब, ये समस्या बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? देखिए, घुटनों का जो दर्द है, अगर हम घुटने की बात करें तो एक तरह का मैकेनिज्म है, एक हमारा जॉइंट है जो कि हमको चलने फिरने में हमें सहायता देता है या उठने बैठने में हमारी हेल्प करता है। उस जॉइंट में हमें देखना होगा कि 2 तरह की हड्डियां होती है। उसमें एक जो ऊपर वाली जो हमारी हड्डी फीमर बोन है, जो नीचे वाली जो हमारी हड्डी आ रही है वो हमारी टिबिया है, एंड बीच में पटेलर, जिसको हम हमारा टकना भी कहते हैं या फिर जिसको हम कैप भी बोलते हैं, घुटनों की कैप भी बोलते हैं। उसके बीच में एक प्रकार का संधिवात होता है जो कि बहुत कॉमन डिसीज़ है। लगभग मान के चलिए 50 या 50+ जो भी पेशेंट जाएगा, हर किसी व्यक्ति को ये होगी ही होगी। पुरुष को भी होगी और महिलाओं को भी होगी, लेकिन महिलाओं में 55 के बाद प्लस करके होगी। यानी कि अगर 3 महिलाएं हैं तो 2 महिलाओं को ऑस्टियोआर्थराइटिस होना ही होना है, ये तय है। ये लिख लीजिए, आपकी सभी को होनी है। अच्छा जी। तो इसके बचाव के भी कुछ कारण तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल है। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जो घुटनों का दर्द है उसमें 4 प्रकार से हमें आर्थराइटिस होती है। जो संधिवात है 4 प्रकार का होता है। पहला हम बात करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि कॉमन है, हर किसी को होगी। उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये सिम्टम होते हैं कि पेशेंट को चलने के बाद ही दर्द होगा,
चलने पर ही दर्द होगा या फिर उसके बैठने पर ही दर्द होगा। जब वो बैठना शुरू करेंगे या अत्यधिक बैठेंगे उसके बाद ही उनको दर्द चालू होगा। दूसरी हम आर्थराइटिस बात करते हैं ऑटोइम्यून आर्थराइटिस, जो कि हमारे ब्लड में ही आर्थराइटिस हो जाने की वजह से होती है। अगर परिवार में किसी को ऑलरेडी आर्थराइटिस है सदस्यों को, तो 65% चांसेस होते हैं कि आपको भी ऑटोइम्यून डिसीज़ होगी। उस डिसीज़ में जो पेन है, पेन का जो रेशो रहता है, मॉर्निंग में स्टिफनेस होगी, पेन होगा, जकड़न सी महसूस होगी, या फिर आधे से 1 घंटे तक सुबह सुबह पेशेंट को चलते फिरते नहीं बनेगी, या फिर उन्हें लंगड़ा कर चलना पड़ेगा, या फिर रुक रुक के या पकड़ के या सहारे के माध्यम से चलना पड़ेगा उनको। तो डॉक्टर साहब, जो मरीज इस समस्या से जूझ रहे हैं जी, अब उनको क्या करना चाहिए? उनमें हम उसी विषय पे आ रहे हैं कि जो आर्थराइटिस है, हमारी 4 तरह की आर्थराइटिस है। हम तीसरे आर्थराइटिस की हम बात करते हैं, जो कि गॉट आर्थराइटिस है। गॉट आर्थराइटिस जो है हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से होती है, या फिर किसी को रीनल इन्फेक्शन हो जाने की वजह से हो जाती है। उस आर्थराइटिस में ये रहता है कि पेशेंट को चलना भी है और आराम भी करना है, ये दोनों चीज़ों की लक्षण उसमें मिले जुले से आते हैं, जो कि यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से होती है। और चौथी हम जो आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, सेप्टिक आर्थराइटिस, यानी किसी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से, या किसी पेशेंट को ज़्यादातर आईवी फ्लूइड लग रहा है या ज़्यादा इंजेक्टेबल हो रहा है, बार बार इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं, उस वजह से भी सेप्टिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कई बार देखा गया है कि पेशेंट की सर्जरी होती है, कोई भी सर्जरी हो XYZ, चाहे वो साइनस की सर्जरी हो, चाहे किसी और ऑर्गन की सर्जरी हो, सर्जरी के बाद उसको इन्फ्लेमेशन होता है, स्किन में रेशेस होंगे या स्वेलिंग होगी, इस प्रकार का दर्द होगा जैसे किसी ने मारा उसे, और वैसी स्वेलिंग उन्हें आ जाएगी। एक आर्थराइटिस वो भी होती है। लेकिन इन चारों आर्थराइटिस में ऑस्टियो आर्थराइटिस कॉमन डिसीज है, एक तरह का संधिवात कॉमन है, जो कि हर किसी को रहता है। अब इनके हम बचाव की तरफ अगर हम बात करें, बचाव में आते हैं, तो भौतिक चिकित्सा सबसे बढ़िया विकल्प है, क्योंकि अगर हमारी जीवन शैली बढ़िया रहेगी, अगर मान लीजिए आपका मोटापा ज़्यादा है, देखिए कारण एक ये भी है, वेट बढ़ने का कारण भी है, वेट बढ़ेगा, प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, मिनिस्कस ज़्यादा घिसाएंगे आपके, मिनिस्कस टियर होंगे, इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगी, या फिर स्टिफनेस ज़्यादा बढ़ेगी। तो जो भौतिक चिकित्सा है उसके माध्यम से हम हमारे जॉइंट्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, या फिर अदर जो वैकल्पिक चिकित्सा है, जैसे एक्यूपंक्चर हो गया आपका, फिजियोथेरेपी हो गई आपकी, या फिर कोई और, आजकल तो हमारे यहाँ पर सेंटर में रोबोटिक मशीनें भी आ गई हैं, जो कि हाईली एडवांस है, जहाँ तक कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी एक फास्ट रिकवरी हो। और साथ ही साथ हमें ध्यान ये भी देना पड़ेगा कि जो हमारा लो न्यूट्रिशन है उसे हाई न्यूट्रिशन हमें डाइट में शामिल करना पड़ेगा। अगर वो डाइट कम है तो उस वजह से भी हमें परेशानी होगी। डॉक्टर साहब, अभी आपके सेंटर पे घुटने की दर्द से जो समस्या है, इससे रिलेटेड मरीज ज़्यादा पहुंच रहे हैं? घुटनों के दर्द के मरीज ज़्यादा है और स्पाइनल जॉइंट वाले पेशेंट ज़्यादा है। यदि घुटनों के दर्द के मरीज पे बात करें तो पहले किसी मरीज की आप उसकी हिस्ट्री पे रिसर्च करते हो? जी जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी कहा कि 4 तरह की आर्थराइटिस है। हमें अब डायरेक्ट पेशेंट आते ही जाना नहीं है कि भैया ऐसा दर्द हो रहा है तुम आते ही फिजियोथेरेपी करा लो। मैंने कहा ना कि अगर वो दूसरी आर्थराइटिस होगी, गॉट आर्थराइटिस होगी, अगर कोई एक्सरसाइज होगी तो पेन बढ़ जाएगा। तो पहले हमें उस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री चाहिए, उसका क्लिनिकल स्टेटस चाहिए कि पेशेंट को अदर डिसऑर्डर तो नहीं है। मान लीजिए किसी पेशेंट को थायराइड है, हाइपोथायराइड है, थायराइड की वजह से भी मसल्स में पैल्पिटेशन चलता है उन पेशेंट, उनको मल्टीपल जॉइंट्स पेन होते हैं। और किसी पेशेंट को अगर मान लीजिए शुगर है, शुगर पेशेंट्स को भी ये डिसीज हो सकती है। फिर हिस्ट्री के बाद फिर ट्रीटमेंट की प्रक्रिया शुरू बिल्कुल, तो पहले कॉज निकाला जाता है कि भाई पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। मान लीजिए कोई समटाइम हो सकता है कि कोई पेशेंट को इंजरी हुई हो पूर्व में, या 2-4 साल पहले कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, गिरा हो, कोई लिगामेंट हल्का फुल्का भी कोई टीयर हुआ हो, मतलब 4 साल पहले की घटना भी पूरी ये अगर वो 20 वर्ष पुरानी घटना भी, तो वो भी हमारे लिए मायने रखती है, उसको भी लेकर के हमें चलना होगा। अच्छा। साथ साथ में उसकी फैमिली स्टेटस भी देखना होगा, फैमिली में किसी को आर्थराइटिस है या नहीं है, या किसी और को इस प्रकार की समस्या है या नहीं, उसका न्यूट्रिशन क्या है, उसका डाइट क्या है, पेशेंट एल्कोहलिक है या नॉन एल्कोहलिक है, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इन तमाम बातों को जब जांच के बाद फिर आप इलाज की प्रक्रिया शुरू करते हैं? बिल्कुल। फिर इलाज किस तरह से दिया जाता है सेंटर पे? इलाज में अगर उन्हें कोई किसी प्रकार की ऑटोइम्यून डिसीज है तो उस डिसीज के अकॉर्डिंग हम उनकी डाइट बनाते हैं। जो ऑटोइम्यून डिसीज है उसमें सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो वीट, गेहूं सबसे बड़ा कारक है ऑटोइम्यून डिसीज का। जो हम मैदा आजकल खा रहे हैं वो सबसे बड़ा कारण है, तो उसको उस डाइट से पहले तो हटाया जाएगा। अगर वो उस डाइट से हट जाते हैं तो 70 to 80% रिलीफ उनको वैसे भी मिल सकता है। अच्छा। वैसे भी उनको आराम आ जाएगा। उसके बाद जो जॉइंट्स में जो अदर परेशानियां आई हैं, जो आर्थराइटिकल चेंजेस आए हैं, या फिर हम देखते हैं कि जॉइंट में कई बार जब एक्सरे कराते हैं तो सींग निकल जाते हैं, हड्डियां बढ़ जाती है, एक तरह की छोटी छोटी पार्ट में हड्डियां बढ़ जाती है। किसी पेशेंट ने लंबे अरसे तक कैल्शियम अगर उसने कंज्यूम किया है तो कैल्सिफिकेशन सीन भी हो जाता है। तो उनको देखते हुए फिर हमारी भौतिक चिकित्सा अप्लाई होती है। उस भौतिक चिकित्सा में हम
जानू बस्ती करते हैं पेशेंट के लिए, एक्यूपंक्चर करते हैं पेशेंट के लिए, और फिजियोथेरेपी भी हमें, और रोबोटिक मशीनें, साथ ही हमारे पास 10 mm का लेज़र भी है, वो चिकित्सा भी शामिल है। तो जो आधुनिक मशीनें हैं उनसे भी इलाज किया जाता है, उस तरह से कुछ उसमें कुछ एक्सरसाइज रहती होगी? एक्सरसाइज भी होती है। अच्छा। पर इन्फ्लामेशन खत्म होने के बाद, उसके बाद फिर उन पेशेंट को स्टेप बाय स्टेप देखिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले पेशेंट का जो इन्फ्लामेशन है उसे क्योर किया जाता है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में डाला जाता है। कोई डाइट चार्ट भी तय करते होंगे? बिल्कुल, डाइट चार्ट भी होता है। उन्हें मैंने कहा ना कि जो लो न्यूट्रिशनल डाइट है उससे हाई न्यूट्रिशनल डाइट पे पहले डाला जाएगा पेशेंट को, पहले वो न्यूट्रिशन तो लेना शुरू करें। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के लिए इस मंच के माध्यम से भी आप बताइएगा प्लीज़ कि जो घुटनों के दर्द को झेल रहे हैं इस समय, वो किस तरह की डाइट प्लान करें? बिल्कुल, उन्हें सबसे पहले तो जो गेहूं है उसे मोटे अनाज में तब्दील करना पड़ेगा, गेहूं को मोटा पिसवाना पड़ेगा, मोटा अनाज खाना वो शुरू करें। उसके बाद जो ऑर्गेनिक हमारे जो फूड हैं आजकल मिलने लगे हैं मार्केट में, तो जो ऑर्गेनिक जो सप्लीमेंट है उन्हें लेना वो शुरू करें। ऑर्गेनिक सप्लीमेंट में आपको शुगर भी है, और नमक भी ऑर्गेनिक में आने लगा है, शुगर भी है, जो भी आने लगा है, या फिर मक्के का आटा है, जवारी का आटा है, उपमा है, बाजरा है, पोहा है, और ऑयल जो है हमारे सबसे बड़ी बात, हमारे घर में यूज़ होने वाला ऑयल, जो कि खास कारण है ब्लॉकेजेस आने का, जो ऑयल आजकल जो यूज़ कर रहे हैं, कच्ची घानी का तेल यूज़ करना शुरू करें। ये सारी जो डाइट है ये बहुत अहम है हमारे लिए। अगर इन डाइटों का भी अगर सेवन करना शुरू किया जाए तो 70 to 80% जो डिसीज़ है वो ऐसे ही क्योर होना शुरू हो जाएगी पेशेंट के अंदर। मतलब कहा जा सकता है खान पान को यदि सुधार लें तो बहुत, तो सबसे पहले मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके पास जब मरीज पहुँचते होंगे तो पहले आप उनका डाइट चार्ट ही तैयार करते हैं। बिल्कुल, पहले उनके किचन में ही जाना पड़ता है हमें। अगर देखा जाए तो पहले हम उनके किचन में ही जाते हैं कि भाई आपके किचन में क्या परेशानी आ रही है। हमारे पास कई ऐसी महिलाएं भी आती हैं, कई गृहिणियाँ भी आती हैं जिनको शोल्डर की समस्याएं रहती है, या फिर आजकल क्या हो गया है कि आपका किचन जो है ऊपर है, किचन ऊपर बना रखा है, और झाड़ू पोछा करने के लिए नीचे झुकना नहीं है, उनके लिए भी साधन आ चुके हैं, नई नई मशीनें आ गई हैं। कपड़े धोना है तो वॉशिंग मशीन आ चुकी है, तो उनको नीचे बैठने नहीं। पहले हम देखते थे कि जो महिलाएं हैं उनके किसी के पेट बाहर नहीं होते थे, क्योंकि बैठ कर उन्हें बर्तन धोना है, बैठ कर उन्हें कपड़े वॉश करना है, या खाना भी बनाना तो उन्हें किचन में बैठ करके बनाना है। लेकिन जितनी आधुनिकता बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं मोटापा भी बढ़ते जा रहा है, ये कारण भी अहम है। तो हम किचन से शुरुआत करते हैं कि किन किन चीज़ों में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो किचन में जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि हम एक चाय का उदाहरण ले लेते हैं। हमारे घर में चाय एक अलग परंपरा है। कोई भी व्यक्ति अगर घर में एंटर करता है तो सबसे पहले पानी और चाय ही दी जाती है। तो चाय कॉमन हो गई, घर में भी सभी को पीनी है, तो 5 से 6 बार तो जनरली घर में चाय बनती है। तो वो जब चाय वो बनाते हैं तो जो चाय में उनको पत्ती डालनी है, उनको शक्कर डालना है, वो चीज़ें बार बार यूज़ हो रही है, बार बार उनको निकालनी पड़ी। तो उन चीज़ों को ऐसी जगह पर रख दे जहाँ उनको 4 बार हाथ ऊपर ले जाना पड़े, वापस नीचे उतारना पड़े। तो ये भी एक्सरसाइज के रूप में शामिल हो जाता है। दूसरा, घर में उन्हें कितना चलना है, कैसे बैठना है, सोफे पे अगर वो बैठ रहे हैं तो किस एंगल में उन्हें बैठना है, अगर कितनी देर तक बैठना है, ये सारे प्रोटोकॉल उनके हम सेट करके देते हैं उनको। आपके पास लगातार मरीज पहुंच रहे हैं इस तरह की समस्याओं को लेके, इसमें कितने % मरीज हैं जो सिर्फ खान पान के कारण ही ये समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या लगता है? इसमें 90 to 95% जो है सिर्फ खान पान की वजह से ही जूझ रहे हैं अगर देखा जाए तो। इसी को ध्यान में रखते हुए आपने आपके यहाँ एक डाइट प्लान को लेके भी एक अलग से केबिन बना रखा है, एक अलग से ही एक डिपार्टमेंट बना दिया जिसमें कि डाइट ही है, सप्लीमेंट ही है। देखिए, हमारा भोजन ही सब कुछ है। जब भी हम भोजन करते हैं, मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा कि जब भी हम भोजन करते हैं तो जैसे ही निवाला हम मुंह में रखते हैं तो हमारे मुंह के अंदर एक सलाइवा जनरेट हो जाता है, यानी कि लीवर ने कहा है भाई मैं एक्टिव हो चुका हूँ, आप आपका खाना पीना शुरू करिए। जैसे ही व्यक्ति खाता है, देखिए आजकल तो खाने का जो तरीका है वो भी डिस्टर्ब है, या तो हड़बड़ाहट में खाएंगे खाना, या जल्दी जल्दी में खाएंगे, या फिर जो डाइट है हमारी वो प्रॉपर मात्रा में नहीं रहेगी, क्योंकि लीवर जो है हमारा 40+20 के बेस से वर्क करता है। यानी कि 40 उसे कार्ब्स भी चाहिए, 40% उसे प्रोटीन भी चाहिए, और 20% गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि हमें दही से, घी से, मक्खन से, इनसे प्राप्त होता है, ये भी उन्हें चाहिए। तो ये इसी प्रकार से डाइट बनाई जाती है कि आपकी जो थाली है उसमें एक दाल भी हो, आपका चावल भी हो, आपकी चपाती भी हो, और आपके इसमें कोलेस्ट्रॉल भी हो। इन सब का एक अनुपात देखा जाता है। लेकिन कई बार क्या रहता है, कुछ लोग एक जैसी डाइट खाना शुरू करते हैं, कुछ लोग दाल चावल पर डिपेंड रहते हैं, ज़्यादातर दाल चावल खाएंगे, या फिर कुछ सब्जी रोटी पे ही रहेंगे, यानी कि संतुलित आहार नहीं रहेगा उनकी थाली में। एक कारण मुख्य ये भी है, क्योंकि जैसे ही वो खाना अंदर जाएगा तो अगर लीवर को भी प्रेशर पड़ेगा, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए आप एक पेशेंट है 50 साल का है, तो भाई आपका जो लीवर है वो भी 50 साल का है,
जो क्षमता 30 साल के लीवर में डाइजेशन करने की रहती है वो 50 साल के लीवर में नहीं हो सकती। तो उसको उस हिसाब से खाना खाना पड़ेगा, उस हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ापा चेहरे पर ही नहीं आया है, आपके इंटरनल ऑर्गन में भी है, वो भी फैटी होना शुरू हो गया है, वो भी 50 ईयर्स ओल्ड हो चुका है, तो उसे भी वैसे ही हमें अनुपात में खाना देना है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर की जाती है कि भाई ये प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर। पूछते हैं कई बार पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब ये चीज़ कैसे हो गई, हमें ही क्यों हो गई, हमारे घर में क्यों चल रही है, हमारे घर में उनको भी हो रही है, उनको भी हो रही है, मेरे 2 रिश्तेदार और भी है उन्हें भी हो चुका है, उन्हें भी डॉक्टरों ने घुटने ट्रांसप्लांट करने का कह दिया है, या हम ट्रांसप्लांट करा लें तो कितने समय तक वो चलेंगे। तो भाई मैं उनसे कहता हूँ कि आपने स्टंट डलवाया, आप पूछ सकते हैं कि कितने समय तक स्टंट चलेगा आपके हार्ट में, वैसे ही घुटना भी है, कुछ नहीं कह सकते कितने समय तक वो चलेगा। तो नेचुरली एक प्रोसेस है, उसके माध्यम से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उस डिसीज को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। देखिए ये जो डिसीज है सबको होगी, आफ्टर 40-50 ये बोन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है हमारी, तो आर्थराइटिकल चेंजेस तो सभी में आने हैं, सब लोगों में आने हैं। इसका एक मुख्य कारण ये भी है शुगर, जो वाइट शुगर हम जो कंज्यूम कर रहे हैं। जब शुगर को हम लेते हैं चाय के रूप में, किसी भी मीठे प्रोडक्ट के रूप में, जब शुगर हमारी बॉडी में अंदर जाती है तो शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए कैल्शियम चाहिए। जब वो कैल्शियम नहीं मिलता है तो वो हमारी बोन से कैच कर लेगा कैल्शियम और हमारी बोन को नुकसान पहुंचाना शुरू करेगा, क्योंकि वो भी ऑर्गेनिक नहीं है, वो भी एक सल्फर है। तो एक कारण शुगर भी है। तो पहले तो डाइट के माध्यम से बताया जाता है कि भाई इतनी सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को प्रभावित कर रही है, अब डाइट पर तो आना शुरू करें। जैसे जैसे पेशेंट डाइट पर आना शुरू करता है, उस चीज़ को फॉलो करता है, वो सक्सेस होते जाता है। इसमें डॉक्टर साहब ट्रांसप्लांट की बात आ रही थी, तो कई बार यदि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो इससे बचना चाहिए, ऐसा कहा जा सकता है? कोशिश करनी चाहिए कि उससे हम बचें। अगर किसी पेशेंट को 5th ग्रेड में 4th ग्रेड में अगर ऐसे कुछ केस आपके पास आते हैं, कई सारे क्रोनिक केसेस आते हैं जो कि लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं, जिनको 5-5, 10-10 साल हो चुके हैं परेशानी से होते हुए, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ ट्रांसप्लांट का ही बोला जाता है, तो वो पेशेंट भी हमारे पास आते हैं। उन पेशेंटों में भी हम 80 से 90% चांसेस पूरे होते हैं उनके ठीक होने के, उनको वहाँ तक हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो अभी तक लगातार इस तरह के केस आपके पास पहुँचे और लगभग मरीज लाभान्वित हो रहे हैं जी। और डॉक्टर साहब इसमें एक और मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये तो सबको ही होना है जी, लेकिन बतौर एहतियात यदि समय पे बिल्कुल उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे रोकथाम कर सकते हैं, इसके लिए कैसे रोक सकते हैं, और आपका घुटना जो कम चलने वाला है उसे 10-20 साल और आगे आप चला सकते हैं। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी उपयोग, उसके लिए बिल्कुल एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज आपको आप देख ही रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, साइड में आपको एक्सरसाइज दिख रही होगी, इस टाइप से आप एक्सरसाइज करना शुरू करें। इस एक्सरसाइज में कुछ तो मूवमेंट वाली एक्सरसाइज है, उसको 5 से 10 सेकंड के लिए आप कर सकते हैं। 5 सेकंड तो मिनिमम करें ही करें, जहाँ तक आप रोक सकते हैं वहाँ तक। हो सकता है शुरुआत में अगर आपको ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, ज़्यादा स्वेलिंग है, स्टिफनेस ज़्यादा है, तो थोड़ा पेन उस एक्सरसाइज से भी आएगा, लेकिन एक्सेस पेन नहीं आएगा उससे भी। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि आपको एक वॉक का तरीका भी बताया गया है, उस हिसाब से अगर आप वॉक करना शुरू करते हैं और दिन भर में अगर 200 कदम पीछे आप चलना शुरू करते हैं तो आप उसी स्पीड से आगे। हमने एक गाड़ी देखी होगी बच्चों वाली, जो पीछे हम करते हैं और वो आगे स्पीड से भागती है। तो जितना हम पीछे पीछे जॉइंट्स को लेके जाएंगे उतना ही आप आगे भी जाएंगे। आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में वो चीज़ धीरे धीरे पॉसिबल होना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब कुछ लोग आजकल जो कि अब मोबाइल का ज़माना हो गया है तो गूगल से देख के भी एक्सरसाइज करने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है? ऐसे लोगों के लिए कहना है कि जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि 4 तरह से हमारी जॉइंट्स में पेन आ रहा है, हमारे घुटनों में पेन आ रहा है। मैंने चारों चीज़ें डिफाइन कर दी कि भाई एक तो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गई, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, एक हमारी गॉट आर्थराइटिस हो गई, चौथी सेप्टिक आर्थराइटिस हो गई। इन चारों को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हमें पहले तो ये देखना है कि मुझे आर्थराइटिस है कौन सी, मैं किस एज को बिलोंग करता हूँ, मैं किस एज में हूँ। उसके बाद फिर वो एक्सरसाइज करना शुरू करें। जो जनरल जो तरीका है चलने फिरने का, वो तो एक्सरसाइज के माध्यम से आप देख ही होंगे, ये यूज़ करें आप, ये चलना शुरू करें आप। और पहले तो उसका रूट कॉज पता करें कि भाई मुझे एक्चुअल डिसीज़ क्या है, मुझे किस वजह से मेरे ही शरीर में ये परेशानी मुझे है। ये तो पहले वो ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज पे जाइए। पहले आप आपके चिकित्सक को कंसल्ट करें, उसके बाद फिर आप उस एक्सरसाइज पे जाइए। डॉक्टर साहब आपके पास जो तकनीकें हैं, जो आपके सेंटर में तमाम जो विशेषताएं हैं, उसमें कितने % इस बीमारी को इतने, ये कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि इतने % यदि बीमारी है तो पूरी तरह ठीक हो जाएगी आपके यहाँ पहुँचने? अगर 2nd ग्रेड में कोई आर्थराइटिस है, 2nd ग्रेड में अगर ग्रेप आ रही है, 2nd ग्रेड में अगर कोई नेक्रोसिस आ रहा है, तो वो बिल्कुल 100% क्यूरेबल है एक्सरसाइज के माध्यम से। तो ये हमारे लिए हमारे दर्शकों के लिए भी 2 तरह की खुशखबरी ये कह सकते हैं कि देवास में भी डॉक्टर चौहान साहब के पास ये
कॉन्फिडेंस भी है कि यदि सेकंड स्टेज तक भी पहुंचते हैं तो वो यहाँ बिना ऑपरेशन के ये बिल्कुल होगा, बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आज की बातचीत में निकल कर आया है, जो डॉक्टर साहब का अनुभव भी है, वो अपनी योग्यता के आधार पर भी ये कह रहे हैं, उनकी रिसर्च भी है कि यदि खान पान को सुधार लिया जाए बिल्कुल तो शायद इस समस्या को बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है, बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, या ये यूँ कहूँ कि वहीं पर ही हम स्टॉप हो जाएंगे उस डिसीज को लेकर के और आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। तो आज की इस विषय पे हमने चर्चा की, बहुत सार्थक बातचीत हुई है। अगला कौन सा विषय रखेंगे डॉक्टर साहब? अगला विषय अब हम स्पाइन के ऊपर रखना चाहेंगे अगला विषय, क्योंकि वो भी एक कॉमन डिसीज़ है और आजकल सभी को मोबाइल की वजह से, रॉन्ग पोस्चर मेंटेन करने की वजह से स्पाइनल पेन आना शुरू हो गया लोगों को। स्पाज्मेटिक पेन रहता ही है, या तो ज़्यादातर ड्राइविंग करने की वजह से, ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से, या फिर रॉन्ग पोस्चर मेंटेन करने की वजह से। लोगों को अगले एपिसोड में ये बताएंगे कि भाई किस टाइप से वो अपना पोस्चर मेंटेन करें। उनको तकिया लगाना है तो भाई कैसे लगाए, किस कुशन वाले बेड पर वो लेटना शुरू करें, और किस ज़मीन पर लेटना है, किस ज़मीन पर बैठना है, उन सबको लेकर के हम सुझाव देंगे। तो आप हमसे लगातार जुड़े रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना के इस एपिसोड में हमने घुटनों के दर्द पर विस्तार से बातचीत की है। आपको या आपसे जुड़े तमाम परिजन या किसी को भी किसी भी इससे संबंधित कोई परेशानी है, हमारे स्क्रीन पर ये सेंटर से संबंधित नंबर भी यहाँ जारी हो रहे हैं। आप इन तमाम नंबरों के माध्यम से डॉक्टर साहब से टाइम लेकर मिल सकते हैं और बिना ऑपरेशन के अपने खान पान को सुधार के भी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हम, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि स्पाइन से रिलेटेड विषय पर हम बातचीत करेंगे। आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Again. Down. Again, left leg. Same recipe. दोनों साइड से रोड अच्छा था, कभी बंद कर देता ना, रोड पे बिठा देता, रोड लगे अपना इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।